जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट थर्ड के बारे में। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में यूनिट थर्ड है स्थिर विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के फर्स्ट और सेकंड यूनिट को नहीं देखा है, तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की जो प्लेलिस्ट है वहां पर क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को हमने कंप्लीट किया है। आज हम यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन so that we'll get all that notification from this channel. Let's begin. सो फर्स्टली हम देख लेते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। स्थिर विद्युत क्या होता है, स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो स्थिर आवेश की प्रकृति का अध्ययन करती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। यानी कि इसमें जब हम किसी भी कण के आवेश, कोई आवेशित कण है उसकी हम बात करेंगे, तो वो कैसा होगा? स्थिर होगा, वो गतिमान नहीं होगा। तो स्थिर विद्युत में हम केवल उसी की बात करते हैं जो आवेश, जो कण क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि इसमें आवेशित कण तो होगा लेकिन वो स्थिर होगा, स्थिरता की बात होगी। उसी की पोजीशन को हम यहां पर डिफाइन करेंगे। तो वही होता है स्थिर विद्युत। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो स्थिर आवेश की प्रकृति का अध्ययन करती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। अब हम देख लेते हैं आवेश, जिसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। ये होता क्या है? हमें ये पता है कि प्रत्येक पदार्थ के मूल में एक परमाणु होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक पदार्थ के मूल में एक परमाणु होता है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ के मूल जो है वो एक परमाणु से ही घिरा हुआ होता है। ठीक है, पदार्थ का जो भी मूल होगा उसमें एक परमाणु होगा। परमाणु का निर्माण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से होता है। और न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का निर्माण जिन कणों से होता है उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क। मतलब पदार्थ के मूल में क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु का निर्माण किससे होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण किससे होता है? जिन कणों से मिलकर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं उसका नाम है क्वार्क। और क्वार्क भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। नंबर फर्स्ट है अप क्वार्क और नंबर सेकंड है डाउन क्वार्क। लेकिन यहां पर हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में इतनी ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही सीमित रहेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम यहां पर बात करने वाले हैं, क्वार्क की हम बात नहीं करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तक ही बात सीमित रहती है। तो देख लेते हैं आवेश। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश और क्या क्या आवेश होता है? देखिएगा, न्यूट्रॉन होता है, वहां पर जीरो आवेश होता है। कितना होता है? जीरो आवेश होता है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी कि धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश यानी कि निगेटिव धनावेश होता है। इसको आप याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रकृति निगेटिव धनावेश से होती है, और प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश यानी कि निगेटिव ऋणावेशित होती है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, और प्रोटॉन की प्रकृति होती है धनावेशित। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई होगी वहां पर आपने पढ़ा होगा, इंटर में, हाई स्कूल में और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं। यह आपने सही तरीके से पढ़ा होगा। और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति का होता है। प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बट अंतर यह होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। दोनों पे जो आवेश होता है वो दोनों पर बराबर होता है। और यही कारण है कि किसी परमाणु का जो तुल्य आवेश है वो क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि देखिएगा, एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो न्यूट्रॉन पर कितना होता है? जीरो। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। तो प्रोटॉन का अगर जो
आवेश है वो 20 है तो इलेक्ट्रॉन का भी 20 होगा, लेकिन अंतर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 यानी कि 0, और वो पहले से ही 0 है तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसलिए कहा गया है कि किसी परमाणु का तुल्य आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। यानी कि यहां पर फिगर समझ लीजिएगा, कोई हमारे पास परमाणु है, उस पर दो इलेक्ट्रॉन अलग हुए। मान लो ये परमाणु है, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अभी 30 है, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो प्रोटॉन की संख्या 30 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों 30-30 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। हमने भी कहा था कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का होता है, तो विपरीत प्रकृति का है आवेश दोनों के 30-30। अब यहां से क्या हुआ, इस परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर चले गए। मान लो 2 ये कण है, आवेशित कण है, इनका इसके यहां से 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। क्लियर है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 2 + 10 यानी कि 12 निगेटिव। इसके पास 10-10 थे, तो अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 यहां पर, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, निगेटिव हो गया। तो यहां पर जो बॉडी हो जाएगी, ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 30 थे और यहां पर 30 थे, 2 चले गए, 28 हुए, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, अब भी 30 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई, इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, ये कण पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 थे और प्रोटॉन भी 10 थे, तो यहां पर जैसे ही 2 आए तो कितने हो गए, 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन। तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, अगर यहां से 2 प्रोटॉन जाते हैं तो यहां से 28 प्रोटॉन बचते हैं और 30 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और यहां पर 2 प्रोटॉन आएंगे, इस कंडीशन को आप भूल जाइएगा, 2 प्रोटॉन आएंगे और यहां पर कितने 10 प्रोटॉन थे, तो 2 + 10 = 12, तो पॉजिटिव ज्यादा हुआ, तो यहां पर बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो बॉडी कैसे हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। क्लियर? यानी कि कोई बॉडी, कोई कण अगर इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो वह कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और वह कण जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो निगेटिव हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं, जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तथा जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब आवेश को हम या तो स्मॉल q से लिखेंगे या फिर कैपिटल Q से लिखेंगे, दोनों से हम कैसे भी लिख सकते हैं वो आपकी इच्छा है। अब यहां पर देख लेते हैं, माना कण A, कोई कण A है और उसने क्या किया, कण B को n इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि ये कण A है, ये कण B है, इसने क्या किया, यहां से n इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हुए वो कितने हुए, n + e हुए, यानी कि यहां पर पहले से e इलेक्ट्रॉन थे तो n + e हो गए। क्लियर? तो QA पर कण पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, यहां से Ne यहां पे हुए, लेकिन ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और कण B को जो आवेश होगा वो कैसा होगा, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कैसे होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कण A का आवेश कितना हुआ, QA, ये पॉजिटिव में Ne है, और कण B का आवेश कितना हुआ, QB माइनस के Ne होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं। अब E जहां पर क्या हम बता रहे हैं कि वो आवेश है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में हमेशा ये आपको काम देगी। ठीक है, ये हर न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई होगी, आपको अगर आपको याद है तो आपको अपने आप से ही रखनी होगी। क्लियर? अतः इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न आवेश कैसा होता है, ±Ne होता है। यानी कि स्थानांतरण का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर लिख रखा है स्थानांतरण। स्थानांतरण में दोनों कंडीशन आती है, या तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें दोनों कंडीशन आएंगी। तो स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न आवेश कितना होता है, ±Ne होता है। तो यदि अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस कण से तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर उस पर आते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। यानी कि जो भी कण है, आवेशित कण है, वो अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वो कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यह याद रखिएगा, n का मान सदैव पूर्णांक होता है। यहां पर देखिए n का मान कैसा होता है, सदैव पूर्णांक होता है, इस बात को आप याद रखिएगा।
क्लियर। तो n का मान कैसा होता है, हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या है, या तो 1 2 3 4 इस तरीके से जो n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो या तो त्यागता है या फिर ग्रहण करता है, यानी कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 3 4, ठीक है, या फिर आगे जो भी पूर्णांक होंगे उनके बराबर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ठीक है। वो कभी भी 1.5 2.5 1.8 इस संख्या में कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना इलेक्ट्रॉन जाते हैं। वो क्या होता है, या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 3 4 5 जो भी है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ना कि पॉइंट में। तो इसलिए कहा गया है कि n का मान सदैव कैसा होता है, पूर्णांक होता है। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन आधा नहीं जाएगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ढाई नहीं जाएगा, वो कहा जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या पूरा 2 जाएगा या फिर 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पूर्णांक के रूप में। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूर्णांक के रूप में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, ना कि ऐसा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऐसा नहीं है। क्लियर है। इसलिए कहा गया कि n का मान सदैव कैसा होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक के रूप में बॉडी जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करती है और त्यागती है। क्लियर है। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा टॉपिक है जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया हो, ये हमेशा आता है। आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, और काफी ज्यादा हल्का टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ये आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। केवल डेफिनेशन और फॉर्मूला है जो हमें देखना है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने क्या किया था, 1785 में एक नियम दिया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने 1785 में एक नियम दिया था, और वो नियम क्या था, निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल। देखिएगा, उन्होंने निर्वात की बात की है, आप याद रखिएगा, निर्वात की बात उन्होंने की है। तो निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, दोनों कणों के जो मध्य के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने डेफिनेशन के आधार पर ही फॉर्मूला बना के रखा है। देखिएगा, निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल F कणों के आवेश के गुणनफल, 2 कण है, यहां पर 2 कण हमने रखे हुए हैं, और ये जो कण है ये किसमें है, निर्वात में रखे हुए हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो दोनों के बीच जो बल होगा, या तो वो आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है। दोनों के बीच जो बल F होगा वो कैसा होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर, समानुपाती होगा। दोनों कणों के मध्य की सीधी दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रम कम क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, यानी कि 1/r² हमने लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जब देखेंगे तो F समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2/r² हो जाएगा। और यहां पर जब समानुपाती का साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो होता है 1/4πε0, 1/4πε0। और जहां पर 1/4πε0 क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, ये वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी। तो देखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, सभी को पता है न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन है। और ये जो ε0 है इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो इसका वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू हम रखते हैं न्यूमेरिकल में, वो क्या होते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और इसका विमेय सूत्र कितना हम लिखते हैं, m-1 L-3 T4 और A2। इसको आप याद रखिएगा, विमेय सूत्र वो मालूम कर लेता है। तो ये था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को आप सही तरीके से समझ लीजिएगा। कूलाम का नियम हमेशा आता ही आता है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 में एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था, निर्वात में 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कणों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन जो मध्य की दूरी है, जो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आप इसको याद रखिएगा। और जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू आपको याद रखने के लिए दी है, उनको आप याद रखिएगा, जैसे कि ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। और इनके विमेय सूत्र और जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक हैं, उनको आप याद रखिएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, यही था कूलाम का नियम। अब यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए विद्युत क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र Q के विद्युत आवेश, किसी विद्युत आवेश Q, क्योंकि आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था।
तो किसी विद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई ये विद्युत आवेश है, इसके चारों ओर का अगर यहां तक हम क्षेत्र देखें तो जिसमें रखा कोई अन्य आवेश कण आवेश बल का अनुभव करता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जिसमें रखा कोई आवेशित कण बल का अनुभव करता है, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये कोई कण है, ठीक है, विद्युत आवेश है Q। मानो यहां पर कोई आवेशित कण रखा हुआ है, तो ये इसके कारण एक बल का अनुभव करता है, चाहे वो प्रतिकर्षण का हो चाहे वो आकर्षण का हो। तो इसी को अगर यहां तक ये बल का अनुभव करता है या यहां तक ये बल का अनुभव करता है तो यहां तक हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, इस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र यहां तक होगा जहां तक भी ये इस बल का अनुभव करता है। अगर ये यहां पर इस बल का अनुभव करेगा तो यहां विद्युत क्षेत्र कहां तक होगा, यहां तक इसका विद्युत क्षेत्र फैला हुआ होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी अन्य आवेशित कण बल का अनुभव करता है, तो वो वहां तक क्या कहलाता है, आवेश Q का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? तो Q स्रोत आवेश, यानी कि ये जो है ये स्रोत आवेश होता है, इसको स्रोत आवेश कहते हैं Q को, और Q नॉट को परीक्षण आवेश कहते हैं। Q को स्रोत आवेश और Q नॉट को परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी कि जिसका विद्युत क्षेत्र है उसको स्रोत आवेश कहते हैं और जो बल का अनुभव कर रहा है उसको परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसको Q नॉट से लिखते हैं। तो जब स्रोत आवेश Q की r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिएगा ये था कैपिटल Q जो हमने माना था आवेशित कण, ठीक है, और यहां पर जो इसके कारण, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव कर रहा था, यह था Q नॉट। इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है, r। तो आवेश Q की r दूरी पर स्थित कोई बिंदु, इस पर अगर हम क्या निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, जहां पर हमने Q नॉट रखा हुआ था, तो हमारे पास क्या आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q। F क्या है, इस कैपिटल Q के कारण स्मॉल Q नॉट जो है इस पर लगने वाला बल, और Q नॉट क्या है, खुद परीक्षण आवेश है। तो किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। एकांक धनावेश कौन सा है, एकांक धनात्मक आवेश हमारे पास है Q नॉट, इसकी बात हो रही है। तो किसी आवेश द्वारा, और किस आवेश के द्वारा, इस कैपिटल Q के द्वारा, किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश, यानी कि Q नॉट की बात हो रही है, एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। ठीक है, तो Q नॉट पर Q का बल, Q नॉट पर इस Q का जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q और स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये कहां से मिला, कूलाम के नियम से हमको मिला। क्लियर है? यानी कि जो भी हम दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल निकालेंगे वो हम कूलाम के नियम से ही निकालते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या देखी थी, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट थी, तो F की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल E से लिखते हैं, और इसकी दिशा कहां पर होती है, देखिएगा इसकी दिशा बिंदु Q नॉट आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में समझाइए, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो Q नॉट आवेश पर लगने वाला जो बल है उसी की दिशा में होती है, उसी की दिशा का अनुसरण करता है। और इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, न्यूटन पर कूलाम, या हम बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। और विमेय सूत्र हम देख लेते हैं तो क्या होता है, mL/t-3 A-1। इसको विमेय सूत्र को आप याद रखिएगा और इसका मात्रक को आप डेफिनेटली याद रख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि यूनिट ही फिजिक्स में सबसे ज्यादा मेन है। यूनिट और कांस्टेंट वैल्यू को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल वैल्यू में आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। और यहां से 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे आते हैं, कोई किसी का विमेय सूत्र पूछ लेता है, किसी का फॉर्मूला ही पूछ लेता है, ठीक है, किसी का मात्रा पूछ लेगा। इस तरीके से आप सभी पर ध्यान देते चलिएगा।
अब हम अगर बात करें विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं की प्रकृति क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं किस तरीके से काम करती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो किसी धनात्मक कण की बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। जो धनात्मक कोई भी कण है उसकी बल रेखाएं कैसी होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। और ऋणात्मक कण की जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगर कोई धनावेशित कण है तो उससे निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, बाहर की तरफ होंगी। और माइनस वाले से यानी कि ऋणात्मक कण से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। क्लियर। यहां पर विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से प्रारंभ होकर माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो यहां पर फिगर से दिखाया गया कि प्लस आवेश से निकलनी आरंभ हुई और कहां पर जाकर समाप्त हो रही है, निगेटिव आवेश में। देखिए यहां से प्रारंभ हुई और यहां पर ये जाकर के समाप्त हो रही है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से प्रारंभ होती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा, दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा, देखिएगा ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों समान आवेश है, माइनस माइनस ये दोनों समान आवेश है। तो दो समान आवेशित कणों को जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर दो समान आवेशित कण हैं तो उनके बीच में एक ऐसा बिंदु होगा, डेफिनेटली ऐसा बिंदु एक होगा ही होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होती है। और जीरो होने पर वह बिंदु क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। उसी को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। जैसे नेगेटिव नेगेटिव के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहते हैं। दो असमान बिंदु आवेशों के मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता। अगर दो समान आवेशित कण है तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो शून्य हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा होता ही होता है। लेकिन अगर दो असमान बिंदु हैं, दो असमान बिंदु आवेश हैं, तो उनके मध्य कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है, ऐसा बिंदु नहीं होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाए, शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, समान आवेशित कणों के बीच में एक पॉइंट ऐसा हमेशा आता ही आता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाती है, और उसे क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। और असमान बिंदु में कोई भी कभी भी ऐसा पॉइंट उनके बीच में नहीं आता है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, कूलॉम्स लॉ, जो हमने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट 3 को स्टार्ट किया है। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी सब्जेक्ट है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं, स्थैतिक विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन यहां पर फंसते हैं। क्लियर है। तो यहां से आप एक अलग तरीके के एटमॉस्फेयर में, फिजिक्स सेकंड का जो अलग तरीके का एक एटमॉस्फेयर है उसमें आपने एंट्री की है। तो इसको सही तरीके से समझते रहिएगा। ये इतना हार्ड तो नहीं है लेकिन इतना भी इजी नहीं है जो अगर बिना समझे समझ में आ जाए। आप इसको समझिएगा, समझना आपको पड़ेगा, लेकिन इतना इजी है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारे पास विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके, आपको मिल सके और आप सभी वीडियो को इजीली वॉच कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।